सर्वप्रथम मैं कर्नाटका गोवा माहेश्वरी महासभा को आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। साथ ही उन्हें अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया। मेरा परिचय जितना बड़ा दिया गया वैसा है नहीं, खाली एक उसमें संशोधन करना चाहता हूं। हम लोग 1,03,000 से अधिक स्कूल चलाते हैं। लगभग 27 लाख बच्चों को पूरे गांव में जहां कोई नहीं जाता वहां पढ़ाते हैं। आज मातृ दिवस है। हम जो कुछ भी हैं ये हमें अवश्य जीवन में मानना चाहिए कि हम हमारे माँ के कारण से है, और वही माँ जिसकी हम रोज आराधना करते हैं, जिसने जन्म दिया, और वही माँ जिसके लिए आज हम बातचीत करने जा रहे हैं व्यापार की, वो माँ लक्ष्मी, वो माँ जो हमको विवेक देती है, माँ सरस्वती, और वो माँ जो हमको शक्ति देती है, माँ दुर्गा। तो तीनों को ही नमन करते हुए मैं आपसे आज ये बातचीत करना शुरू चाहता हूँ। हम व्यापार का मतलब ये समझते हैं, अधिकतर लोगों की बात करूंगा मैं, इसमें सभी लोग लागू नहीं होते, लेकिन जनरल ये होता है कि कितना कमाया। कितना कमाए के बदले अगर हम ये सोचे कि कैसे कमाया और कब तक कमाया, तो शायद हमारी सोच में एक परिवर्तन आएगा। जीवन में जो कुछ भी हम करना चाहते हैं या करते हैं, उसके पहले एक उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। किसी ने शुरू किया इसलिए मैं शुरू करता हूं, ये एक सही तरीका नहीं है। आप चाहे व्यापार छोटा करें, व्यापार बड़ा करें या व्यापार मध्यम करें, हर व्यापार की शुरुआत छोटे से होती है। आज किसी को लगता होगा कि ये व्यक्ति आज इस परिस्थिति में पहुंचा है, लेकिन अगर उसके इतिहास में जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा उसने भी एक शुरुआत छोटे से की थी। चाहे आप टाटा की देखें, चाहे बिरला की देखें, या किसी की भी देखें। हमारे समाज में भी कई लोगों के उदाहरण है, और इतर समाज में भी, देश में भी उदाहरण, और विदेश में भी इसके उदाहरण काफी मिलते हैं। व्यापार करने का उद्देश्य जो हमारा है, क्या केवल धन संचय करना है? तो ये हो जाता है एक शॉर्ट टर्म। लेकिन धन संचय करने के साथ साथ हम प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त करेंगे, वो होता है एक लॉन्ग टर्म। ये उतना ही फर्क है कि जितना एक सेल्स और मार्केटिंग। हम अधिकतर बनिया लोग जो भी हैं, वो हम लोग सेल्स को बहुत महत्व देते हैं, और जिन जिन लोगों ने सेल्स में अधिक महत्व दिया, तो अगर आप देखेंगे तो उनकी ग्रोथ या तो सीमित मात्रा में रही या सीमित समय तक रही। लेकिन जिन जिन लोगों ने मार्केटिंग पे अधिक ध्यान दिया, उनकी सफलता काफी ज्यादा रही और लंबी रही। तो ये छोटे छोटे जो फर्क है, आपको आप देखेंगे कि बातें वही की वही है, लेकिन जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है या कॉलेज में पढ़ाया जाता है या हम कोई वेबिनार में जाके सीखते हैं, उसको वास्तव में हम कितना अमल में लेते हैं, ये बात होती है। ज्ञान वो नहीं होना चाहिए कि जिस टाइम सुना तब तक है, उसके बाद एक हफ्ते तक है, फिर एक महीने तक है, और धीरे 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 उसका खत्म होना शुरू होता है। इसलिए जो चीज आप तय करते हैं, उसको लंबे समय तक आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा आपको। अधिकतर लोगों का विजन जो है बहुत शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के कारण से क्या होता है कि हमारी सोच भी एक छोटी हो जाती है। देखिए, शब्दों के अंदर सारे अर्थ मिल जाते हैं। शॉर्ट टर्म छोटा, लॉन्ग टर्म विजन बड़ा, लंबा। तो वही शब्दों के हेर फेर से आपके विचारों में हेरफेर आएंगे। आज आपकी जो भी दुकान हो, या आपकी ऑफिस है, या फैक्ट्री है, एक हमेशा मेरा मानना है कि तो स्वच्छता होनी चाहिए, सुंदर होना चाहिए। हमारे विचार भी सुंदर होने चाहिए, हमारी जगह भी सुंदर होनी चाहिए। मुझे कहा गया है कि मैं अपनी थोड़ी केस स्टडी भी दूं, या कैसे शुरुआत किया उसकी बात करूं। जनरल ये प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन कुछ कुछ टुकड़ों में कुछ मैं अपने अनुभव बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं बाकी लोगों की तरह।
लेकिन मैं अपने अनुभव को जरूर शेयर करना चाहूंगा कि किस प्रकार से कैसे कैसी एक एक सोच से क्या क्या प्रभाव पड़ा और उसका क्या लाभ मिला। जब व्यापार में आया तो हमारा 15 लाख रुपए का टर्नओवर था और पिछले साल हमने 6,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया और 85 से अधिक देशों में आज हमारे प्रोडक्ट उपलब्ध है। तो ये क्या लगता है कि आपको बिना सोचे समझे हुआ होगा? क्या इसके पीछे कोई योजना नहीं बनी होगी? इसके पीछे कुछ लोगों को जोड़ा नहीं गया होगा? ये सारी प्रक्रिया बहुत जरूरी है, चाहे व्यापार छोटा हो चाहे व्यापार बड़ा हो। एक बात आप लोग अवश्य माने कि तरीका वही होता है। आपका हमेशा जीवन में एक 5 वर्ष का विजन होना ही चाहिए, चाहे कितना भी छोटा बिजनेस हो। चाहे हमारे माहेश्वरी भाई सब तरह के लोग हैं, बहुत बड़े उद्योगपति भी है और एक साधारण से छोटे बिजनेसमैन भी है। कुछ लोग नौकरी भी करते हैं, कुछ लोग नौकरी में बहुत ऊंचे ओहदे पे है और कुछ लोग बहुत नीचे ओहदे पे है। ये हर समाज में ऐसा होता है, कोई ऐसा समाज नहीं है कि जिसके इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं होता है। तो इसमें हमको कोई संकोच करने की बात नहीं है। सबसे पहले तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम जो कुछ भी है, हम एक बहुत अच्छे इंसान हैं, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे विचार बहुत शुद्ध है, मेरे जीवन में खाली पैसे का ही महत्व है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे जीवन के जो मेरे आधारशिला, जिस समाज से मैं हूँ, जिस राष्ट्र से मैं हूँ और जिस परिवार से मैं हूँ, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाकी जीवन में सफलताएं, पैसा, रुपया, प्रसिद्धि, ये सब आती रहेगी। एक चलती ट्रेन की तरह है, ट्रेन चलती रहती है, मुसाफिर चढ़ते जाते हैं, मुसाफिर उतरते जाते हैं। यही वास्तविक एक अपना जीवन है। चूंकि अधिकतर समय मुझे व्यापार के लिए देना है, एक सोच जो मैं आपको 1981 की बताता हूं। मैं 1981 में मेरी 80 में सगाई हुई और मेरे को होने वाली पत्नी से मिलने हुबली जाना था। तो कर्नाटक का योगदान ने न केवल मेरे को मुझे अच्छी पत्नी दी, लेकिन साथ ही साथ मुझे एक व्यापार का अधिक दिशा निर्देश एक उसके कारण से भी मेरे को मिला। क्योंकि अरे हर चीज के लिए आप देखेंगे तो सारे उदाहरण में ये दूंगा कि जो एक मेन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरा बाई प्रोडक्ट था व्यापार बढ़ाना, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव था मुझे होने वाली पत्नी को मिलने हुबली जाना है। तो उस समय हमने एक नई कार, मेरे पुरानी कार थी, कार को बहुत अच्छी बनाई। आप सोचिए 1980 में 80,000 में खर्चा किया, एक शौक। लेकिन वो शौक क्यों था? वो शौक करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो कॉन्फिडेंस वहां से आया कि मैं जो खर्चा कर रहा हूं मैं कमा लूंगा। हम जो समाज से हैं, हम हमारा बहुत अधिक समय खर्चा बचाने में लगाते हैं। आप ये सोचिए कि खर्चा बचाने की सीमा बहुत कम है। आप आपकी कॉस्ट कटिंग में बहुत कम कॉस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी कमाई की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए जो हमारी भारतीय संस्कृति में बिजनेस को व्यापार कहते हैं, इसका मतलब होता है वह अपार। तो मैं आपको मेरी 1981 की जर्नी बताता हूँ कि मैं निकला मुंबई से। हमारे पास ड्राइवर भी नहीं था, तो मेरे दोस्त का ड्राइवर लिया और एक मेरे रिश्तेदार था, उनको बोला साथ में चलो, मुझे महाराष्ट्र का पता नहीं है। वाकई में उस टाइम तो गूगल था नहीं, तो महाराष्ट्र का मैप लेके मैं निकला मुंबई से नासिक और आगे से आगे चलते गया, मैप देखते गया, कहीं आगे जाके पीछे भी आया क्योंकि कोई अनुभव नहीं था। अब वो पूरी 9 दिन की यात्रा में मैं आपको वास्तविक बातें बताना चाहता हूँ। सब व्यापारियों को मिला, लगभग मेरे ख्याल से 60 से 70 या 80 व्यापारी को मिला होगा। और एक दिन में हम 4 शहर या 5 शहर होते थे हमारे, तो लगभग 40 से 50 गाँव में मैं गया और किसी से भी 1 रुपए का ऑर्डर नहीं लिया। एक मारवाड़ी अपने परिवार से दूर कुछ दिनों के लिए निकला, जाने का खर्चा भी है, होटल का बिल है और खाने का बिल भी है, और 1 पैसे का व्यापार नहीं कर रहा है। ये एक सोच। अब इसके पीछे कारण था
कि मैं जिनसे व्यापार करना चाहता हूँ, मुझे उसका बैकग्राउंड मालूम नहीं था कि वो वास्तव में कैसा है। आप किसी को विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करके या उसकी दुकान देख के उसका व्यवहार आप जान नहीं सकते। कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, मैंने सोचा कि अगर मैं इससे आज व्यापार की बात करूंगा तो मेरे से भाव की नेगोशिएट करेगा, तो मुझे भाव का कम नहीं करना। तीसरी बात, वो मेरे से उधार मांगेगा। अब मैं उसको उधार किस आधार पे दूं, क्योंकि मेरे को भी गणित नहीं थी, मैं भी नया नया था, तो किसी के बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैंने सबको ये कहा कि ये देखिए, ये मेरा एड्रेस है, हम ये प्रोडक्ट अपना रखते हैं। तब हम डीलर थे, हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी, आप आइए। और वास्तव में वो जीवन का एक टर्न अराउंड स्टोरी हुई। लोग आने लगे और शुरू से ही मुझे ऑफिस अच्छी होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, जिससे एक माहौल बनता है, लोगों के अंदर एक परसेप्शन बदलता है। तो मेरा पिताजी का केबिन काफी बढ़िया था और उस जमाने में 10,000 रुपए की चेयर मैंने मेरे पिताजी की ली थी, क्योंकि एक था कि पिताजी ने जो मेहनत की है उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो उस योग्य है। और इम्पोर्टेड चेयर जर्मनी की 1981 में। आज के लोगों को शायद ये इसमें काफी युवा भी है तो शायद कईयों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन 1981 में 10,000 रुपए का बहुत महत्व होता था। वो कुर्सी ली थी, लोग आने शुरू हुए। जब लोगों ने हमारा वो प्रतिष्ठान देखा तो लोगों का एक परसेप्शन हमारे बारे में चेंज हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको, आप कैसे हैं, आपकी शक्ति क्या है, आपके विचार क्या है, ये जब लोग जानते हैं तब आपके व्यापार का और आपका जीवन का महत्व एक अलग होता है। खाली मेरे पास ये प्रोडक्ट है, हम इतने बड़े हैं, ये हमारा ये बिजनेस है, ये बातें करने से आपका महत्व नहीं होता, वही हो जाता वापस सेल्स एंड मार्केटिंग में जो डिफरेंस है ये होना। तो ये जीवन का हमारा पहला पड़ाव। और उसके बाद वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, एक नई ग्रोथ और एक नई सोच की शुरुआत हुई। और उस यात्रा के 1 साल के अंदर अंदर महाराष्ट्र और कर्नाटक के 140 गांवों में या 140 शहरों में या तालुका में हमारा माल जाता था। व्यापारी और अलग थे, यानी एक गांव में 2 या एक गांव में 3। तो इस प्रकार का देखिए, अब एक ट्रिप से ये अचीवमेंट, ऑब्जेक्ट क्या था, बिजनेस, लेकिन बिजनेस को क्या किया, बाई प्रोडक्ट। तो जब हम कोई भी मीटिंग करने जाते हैं सेल्स की हो, तो हमारे दिमाग में जो ऑर्डर का प्रेशर इतना रहता है, उसके कारण से कठिनाई ये होती है कि हमारा माइंड जो है हमको इतना प्रेशराइज करता है कि मेरे को किसी भी हाल में उससे ऑर्डर लेना है। तो हम क्या करते हैं, भाव कम करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको उधार देते हैं, हम क्या करते हैं, वो जो कंडीशन हमारी मांगता है हम उस कंडीशन को स्वीकार करते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे माइंड में हम एक सेट करके जाते हैं कि मैं अभी निकला हूँ, मैं इस कस्टमर के पास जा रहा हूँ, मुझको ऑर्डर लेना है। तो ये सब जो गलतियां जो सारे लोग करते हैं, सारे बिजनेसमैन करते हैं, या सारी कंपनियां करती है, या सारे सेल्स के लोग करते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमको इस मानसिक स्थिति से बाहर निकलना होगा। अभी 10 दिन पहले यानी 1 मई को और 30 अप्रैल को बीजकॉन का सेमिनार हुआ था, वहां भी मैं स्पीकर था। इसके पहले बीजकॉन जिस ढंग से आज माहेश्वरी समाज के लिए शहर शहर जाके 140 लोग शहरों के लोगों ने बीजकॉन को अटेंड किया, तो वहां लोगों को ये बातें हम कर रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है। आज हमको हर हालत में हमारे काम के तरीके को चेंज करना होगा। सबसे पहले तो जो वर्तमान समय लॉकडाउन है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। लॉकडाउन से कोई भी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये लॉकडाउन नहीं है, ये लॉक ओपनिंग है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज कर्नाटका और गोवा महासभा ये वेबिनार नहीं करती, और शायद आपकी और मेरी मुलाकात, या जितने भी आप 400 से 500 लोग यहाँ पर आए, ये इस
वेबिनार का लाभ नहीं ले सकते थे और मैं आप लोगों का जो लाभ लेना चाहता हूँ वो लाभ नहीं ले पाता था। तो ये सारी लॉकडाउन की अचीवमेंट है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस प्रकार का मौका समय समय पर आना चाहिए, क्योंकि हम मानव जीवन एक दौड़ में ऐसे भागने लगे, तो प्रकृति के मन में भी विचार आया कि ये आज जिस संसार को मैंने जन्म दिया और जिस लोगों को हमने तैयार किया है, वो लोग शायद भटक गए हैं। उस माँ धरती को भी, क्योंकि आज मातृ दिवस है, माँ धरती को भी विश्राम की जरूरत थी और माँ धरती के सारे जो मनुष्य जीवन या प्राणी जीवन है उनको भी आराम की जरूरत थी। आप मेरी बात को विश्वास रखिए, इस लॉकडाउन में जो हमारे शरीर को और जो हमारे दिमाग को आराम मिला है, हम एक इतनी बड़ी एनर्जी के साथ बाहर निकलने वाले हैं, इतनी बड़ी शक्ति के साथ बाहर निकलने वाले हैं कि हमारा जीवन का परिणाम ही एक अलग होगा। हम सबको तो भाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को कि हमने 3 तरह के जीवन देख लेंगे। एक लॉकडाउन के पहले का, एक लॉकडाउन के समय का और एक लॉकडाउन के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहने का। बड़े लोगों से बात होती है, बड़े नर्वस है लोग, बड़े दुखी है, बड़े व्यथित है, सोचते हैं हमको पगार देनी है, हमारे खर्चे हैं, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। ये सबके लिए लागू होता है। और एक मैं निवेदन हमेशा करूंगा, जो चीज सबको लागू होती है उसके लिए अधिक चिंता ना करें। अगर सभी का व्यापार खराब है या सभी का व्यापार बंद है, तो हमारा भी अगर व्यापार बंद है, खराब है, तो उसके लिए चिंतित न रहिए। लेकिन सबका बहुत अच्छा है और हमारा खराब है, तो चिंतित होने की जरूरत है। तो सर्वप्रथम विश्वास रखिए अपने आप पे, विश्वास रखिए ईश्वर पे, विश्वास रखिए हमारे देश पे, विश्वास रखिए हमारी धरती पे। ये धरती फिर हमें मौका देगी, ये देश हमें फिर वापस मौका देगा आगे बढ़ने का। इसलिए किसी भी प्रकार से आप लोग कोई अपना निश्चिंत रहिए। फिर हमने 1991 में एक अंतरराष्ट्रीय बिजनेस की शुरुआत की, बहुत अनेक अनेक प्रकार के बिजनेस शुरुआत की, बहुत एक्सपेरिमेंट किया। ये जरूरी नहीं है कि सारे एक्सपेरिमेंट सफल होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से ही मालूम पड़ता है कि हमारी सक्षमता कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है। केमिकल बिजनेस शुरू किया। केमिकल बिजनेस शुरू करने के पीछे कारण ये भी एक अलग है। मेरे हर जीवन में जो कुछ भी किया उसका मेन प्रोडक्ट अलग था, बाय प्रोडक्ट अलग था। 1987 में मेरे और मेरी पत्नी को हमें फॉरेन जाने का मौका मिला घूमने के लिए। बचपन से एक इच्छा थी कि फॉरेन में खूब घूमूंगा, खुद का घर होगा लंदन में। ये 7 साल का था तो मेरी बुआ बोलती ऐसा मैं बोलता था, मुझे पता नहीं। लेकिन कहीं न कहीं वो एक चाहत, वो मेरे एक्सपोर्ट में हम चले गए। जिस चीज का व्यापार शुरू किया, केमिकल का बिजनेस शुरू किया, मैं सबके सामने कबूल करना चाहता हूँ कि केमिकल का सी उस टाइम भी नहीं आता था और आज भी नहीं आता है। तो आप जो करते हैं उसका प्रोडक्ट का ज्ञान होना जरूरी है। आप जो करते हैं उसको कैसे करना उसका ज्ञान होना जरूरी है। तो मन में आप ये सारे डर निकाल दीजिए कि मैं जो व्यापार कर रहा हूँ उसका मुझे पूरा ज्ञान होना चाहिए, व्यापार के तरीके का ज्ञान होना चाहिए। वहां भी हमने खूब खर्चा किया मार्केटिंग में। पहले साल जिस व्यापार का नॉलेज नहीं, उसमें 34 लाख रुपया 1991 में हमने हमारे लोगों की फॉरेन ट्रिप, कैटलॉग सारे बनाए, ऑफिस बनाए। उस टाइम पे जिस व्यापार में सफलता होगी कि नहीं गारंटी नहीं है। हमारे ओरिजिनल लोहारचाल मार्केट से दूर लोअरपल में 1991 में 55 लाख की ऑफिस ली, 55 लाख रुपए इंटीरियर में खर्चा किया। लोग कहते थे पागल है, इसके बाद पैसा इसलिए करता है। दोस्तों पैसा था इसलिए नहीं किया, कॉन्फिडेंस था कि ये जो कर रहे हैं हम, ये हम अचीव करेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में जाना था, तो अगर मेरे फॉरेन के कस्टमर आते, अगर वो छोटी सी अगर ऑफिस देखते, ये ऑफिस अगर सुंदर नहीं होती, ऑफिस अगर स्वस्थ नहीं होती, अगर ऑफिस अगर स्वच्छ नहीं होती, तो वो क्या इमेज लेके जाते थे। तो आपको
बहुत सारे काम आपके इमेज के लिए करना पड़ता है, आपके परसेप्शन के लिए करना पड़ता है। मेरी हर बात में आप बार-बार आपको ध्यान में आएगा कि इमेज, परसेप्शन और मार्केटिंग, ये तीनों का बहुत महत्व है। उसके बाद एक नया इतिहास बनते गया। तीसरे साल ही हम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस बन गए। देखिए, जिस चीज का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, उसमें भी हमने एक टारगेट किया था, हम करेंगे, और हुआ। लोग अच्छे लेने चाहिए, आपने इन्वेस्ट आपने लोगों पे करना चाहिए। क्या हम हमारे लोगों पे एक इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा तो अधिक समय किसमें जाता है? सेविंग, बचत करो, बचत करो, बचत करो। लेकिन वो सोच होना चाहिए, ऐसी बात नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका 20% समय आप बचत में लगाइए, लेकिन 80% समय तो आप कमाई में लगाइए। तो ये आपको समय की डिवाइड और समय की सोच के हिसाब से करना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज भी अधिकतर देखे तो बहुत वो अलग टाइप के थे। खर्चे पे ध्यान रखो, खर्चे पे ध्यान रखो, खर्चे पे ध्यान रखो, लेकिन कभी इसे ने बताया नहीं कि तू कमाई करता तेरा खर्चा करना। हम भी हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, या जो यंग जनरेशन है, मैं कहता हूँ आपकी कमाई का 6% पैसा आप जहां मर्जी में खर्चा करिए। 6.25% पैसा दान धर्म करिए और 6.25% पैसा अपने आप खर्चा करिए, जो मर्जी आप करिए। क्योंकि अगर आप खर्चा भी नहीं करेंगे तो आपके जीवन में मोटिवेशन नहीं आएगा कमाने का। तो खर्च करना भी एक आवश्यक है। जो भी आपकी दुकान है, वो दुकान को आप डिस्प्ले अच्छा बनाइए। मुझे मौका मिला था माइसरी अपना समाज महाराष्ट्र के युवा लोगों के साथ में आज से 7 साल पहले। तब भी मैंने कहा था, अगर आप दुकान करते हैं तो आपकी दुकान मौके की लेनी चाहिए। मौके की दुकान भी नहीं मिली तो आपकी दुकान जहां भी मिलती है, आपको जो आज आपका टारगेट है, अगर आपको 200 फुट की दुकान चाहिए तो मैं आपको कहूंगा आप 400 फुट की लीजिए। क्योंकि एक बार आपकी दुकान जम गई और फिर आपको जगह छोटी पड़ेगी, फिर आप जगह बदली करेंगे, तो उस टाइम पे ग्राहकों को समझाना और बताना उसकी कॉस्ट कहीं अधिक ज्यादा है, उसके बदले 5 साल का आपका 200 स्क्वायर फीट की दुकान की कीमत या 200 स्क्वायर फीट की दुकान का भाड़ा वो सस्ता पड़ेगा। चूंकि कुछ माहौल ऐसा बना हुआ है, कुछ प्रवृत्ति हमारी ऐसी बनी गई है, इसके कारण से हम ये छोटी छोटी गलतियां कई बार करते हैं। या तो शायद हमको कोई मार्गदर्शन दिलाने वाला नहीं मिला। हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम जिस समाज से हैं और जिस देश से हैं, ये वास्तव में एक एंटरप्रेन्योर लोगों की धरती है। आज से 450 साल पहले भारत का वर्ल्ड जीडीपी में 40% योगदान था, जो जाके 2% से कम हो गया। तो पहले 40% क्यों था? क्योंकि हमारे पास सब कुछ था और लोग ले गए। लोगों ने हमसे सीख के अपनी दुनिया में अपना किया। आज जो देश विकसित है, वो देश विकसित क्यों है? उन्होंने इनोवेशन किया। इनोवेशन का मतलब लोग समझते हैं कि खाली टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होता है। आपने प्रोडक्ट में इनोवेशन किया। इनोवेशन आपकी हर जगह होता है। बिजनेस करने के तरीके में इनोवेशन होता है। आपकी दुकान आप कैसे बनाती हो, उसमें भी इनोवेशन होता है। आपके आदमियों को आप तैयार करने में कितनी मेहनत करते हो, वो इनोवेशन होता है। आप डिजिटल मार्केटिंग जो भी ताजा ताजा नया नया है, आप डिजिटल मार्केटिंग में कितना खर्चा करते हैं, इनोवेशन होता है। तो हर चीज को आप हम एक ही चीज से जो रोक देते हैं कि इनोवेशन या R&D यानी टेक्निकल होता है, ये बातें नहीं है। आप हमेशा एक इनोवेशन के इर्द गिर्द जब तक नहीं घूमेंगे, आपको ये करना होगा। हर 10 साल में आप देखेंगे तो व्यापार के तरीके बदल रहे हैं, इकोनॉमिक्स बदल रही है। 2000 में एक मंदी है .com, 2008 में आया दुनिया में लेमन ब्रदर्स फेल हुआ, 2020 में आ गया अपना एक कोरोना। तो ये हर 10 साल में कुछ न कुछ आ रहा है। तो हम कहीं भी कहीं कोई प्रूफ नहीं है। अरे मैं अभी 4-5 दिन पहले कोई रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था, ये जो वर्क फ्रॉम होम नया कॉन्सेप्ट आया है, जो ऐसा लगता है कि काफी जोर से पकड़ेगा और भारत में लगभग आने वाले 10 साल के अंदर अंदर लगभग 5 से 10 करोड़ लोग
वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे? तो जो बरसों से हमने सीखा था हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए एक सिक्योर बिजनेस कि कमर्शियल प्रॉपर्टी लो और भाड़े पे लगाओ, सबने करके रखा है बड़े पैमाने पे। बड़े बड़े कॉर्पोरेट से, बड़े बड़े पी कंपनी है जिन्होंने 40,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपया भारत में खाली कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगाया। अगर वाकई में जो टीसीएस ने अनाउंस किया है कि उसके 75% लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो उन सब कमर्शियल प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, इस बात को भी हमने ध्यान रखना चाहिए। स्थिर क्या है? स्थिर मात्र एक ही है कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो हमने लोगों को व्यवहार दिया है, या जो हमने सीखा है, वो स्थिर है। जो हमारा पैसा है वो भी स्थिर नहीं है। तो हमें फोकस किस पे करना है? अरे एक बहुत सारी अच्छी बातें जो होता है कि एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मी एंड वी। हमारा तकलीफ क्या है? अगर दुकान में कुछ अच्छा होता तो मैंने किया, फैक्ट्री में कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया, जॉइंट फैमिली है तो एक जन बोलता है मेरे कारण से हुआ, कंपनी में कोई सीनियर है तो बोलता है मेरे कारण से हुआ, वो हो गया मी। ये एम को अगर हम उल्टा कर दे तो वो हो जाता है डब्ल्यू पी ई, यानी वी हो जाता है। तो मी और वी का अगर इसका डिफरेंस देखेंगे, वी यानी डब्ल्यू ई और एम मी यानी एम ई। तो एम ई यानी हो गया मनी अर्निंग और डब्ल्यू ई यानी हो गया वेल्थ अर्निंग। तो दोस्तों ये मनी अर्निंग सबसे टेम्पररी है। हम सभी भारतीय संस्कृति में मानते हैं, इसलिए ये बात भी तय है कि लक्ष्मी बहुत बड़ी चंचल है। आज इसके पास है, कल उसके पास है, परसों इसके पास है, तो वो तो स्थिर है ही नहीं। लेकिन डब्ल्यू यानी वेल्थ, वेल्थ यानी पैसा नहीं है। वेल्थ आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका सम्मान। तो हमेशा जो मनी अर्निंग के बदले वेल्थ अर्निंग और मी के बदले अगर आप वी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे प्रतिष्ठान की सारी समस्याएं लगभग लगभग खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो आप लोग एक रीजनेबल लेवल पर पहुंच गए उनके लिए अलग मैसेज है, जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए संदेश अलग है। जो शुरू कर रहे हैं उनको एक ही बात कहूंगा कि जो आपने नक्की किया है उस पर आप डटे रहिए। बीच में कष्ट आएंगे जाएंगे और पहले साल ही सफलता मिले, इस बात से बहुत बाहर निकलना पड़ेगा। ये नए लोगों के लिए है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि व्यापार वही करना चाहिए जिसमें 5वें साल प्रॉफिट हो, ताकि वो स्थिर होता है। जिस व्यापार में आज आपने चालू किया और कल कमाई होती है, तो आप नहीं, हजारों लोग नहीं, लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग उसमें आएंगे। लेकिन जिस व्यापार में अगर लंबे समय बाद अगर आपका मुनाफा है, तो आप समझिए कि अगर एंट्री डिफिकल्ट है और सफलता डिफिकल्ट है, तो आप ये भी समझ के चलिए कि उसमें प्लेयर कम होंगे। तो ये भी हमारे विचार हो सकते हैं कि मेरे को कौन से फील्ड में जाना है, जिसमें सब जा रहे हैं उसमें जाए या जिसमें बहुत कम लोग जा रहे हैं उसमें जाए। दोनों अच्छी बातें, लेकिन फिर भी चाहे आप छोटे से छोटा काम करें या बड़े से बड़ा काम करें, आपका विजन एक एकदम बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये 5 साल में यहाँ पहुंचना है। लेकिन 5 साल में खाली आपका टर्नओवर इतना करना और कमाई इतना करना, वो ही अगर खाली आपका उद्देश्य रहेगा, तो मैं हमेशा कहता हूं कि फिगर की मारामारी में अगर चलने वाले लोग में शून्य लगता भी है और शून्य निकलता भी है। लेकिन 5 साल में मेरे को ये अचीव करना है कि मैं जो व्यापार करता हूँ वो सस्टेनेबल होगा, मैं जो व्यापार करता हूँ वो मेरे बिना चलेगा, वो मी को हटाना पड़ेगा। आपको, हमको, हमारे लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अगर आपकी दुकान छोटी सी है, अगर 4 ही लोग काम करते हैं तो उसमें तीनों को आपको होशियार करना ही पड़ेगा। कुछ लोग ये घबराते भी, एसएमई के साथ मेरा एक था वेबिनार था, एसएमई के लोगों को मैंने कहा था कि लोग बहुत घबराते हैं अपने आदमी को तैयार करने में। डर ये लगता है कि अगर मेरा आदमी ज्यादा तैयार हो जाएगा तो खुद का व्यापार करेगा,
तो मैंने उसमें सवाल किया कि भाई 80% लोग जो आप यहाँ पर एमएसएमई वाले हैं, एसएमई वाले हैं, या तो आपने कहीं नौकरी की है, आपके पिताजी ने कहीं नौकरी की है, तो उन्होंने भी तो नौकरी छोड़ के व्यापार किया है। रादर देन अगर मैं कहता हूँ कि आपके अगर कोई आदमी काम करता है और आपके यहाँ छोड़ के अगर वो सेम लाइन में भी आता है, तो भी आपको बिल्कुल दुख नहीं होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैं तो कॉलेज में गया नहीं, मैं तो यूनिवर्सिटी में गया नहीं, लेकिन मेरी ये छोटी सी दुकान या मेरी छोटी सी फैक्ट्री में एक लड़का या एक लड़की मेरे यहाँ काम सीख के सफल हुआ, तो मैं सही रूप में अपना एक प्रिंसिपल हूँ, मैं सही रूप में मेरी दुकान एक कॉलेज है, सही रूप में मेरी जो छोटी फैक्ट्री है एक यूनिवर्सिटी है। ये हमारा अचीवमेंट है। मन में ये कभी गम मत करिए कि मेरा आदमी छोड़ गया और मेरे सामने आ गया। ये उसको हक है, राजनीतिक पार्टी में भी होता है, परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है। तो अगर हमारे व्यापार में होता है तो इससे कोई अरे घबराने की जरूरत नहीं आप लोग को। आज मैं आपको हमारे आर आर काबिल की स्टोरी बताना चाहता हूँ थोड़ी सी। इसलिए नहीं कि हमने चालू किया, मैं चाहता हूं लोग इससे सीखे। जब हमने आर आर काबिल चालू किया 1999 में, तो मैं सबके सामने कबूल करना चाहता हूं कि हमारा कोई इलेक्ट्रिकल मार्केट में कोई हमारी पहचान नहीं थी। हम लोग वाइंडिंग वायर के बिजनेस में थे, जो मोटर वाइंडिंग वायर में लगता है, उसके ट्रेडिंग करते करते आज हम इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है। तो हमारी एक जो पहचान थी एक छोटे से सर्कल में, क्योंकि वाइंडिंग वायर एक B2B की आइटम है जिसमें ब्रांड की इतनी कदर नहीं है, प्योरली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। उसके लिए हमारे पास कोई हमारी पहचान नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था। हाँ, बैकग्राउंड में टेक्निकल में यह था कि उसका जो आधा प्रोसेस वाइंडिंग वायर का पहले का होता है और वो केबल का ऑलमोस्ट सेम था। इसके आगे का बनाने से लेके बेचने का पूरा प्रोसेस बहुत अलग था। हम भी अगर चाहते उसको, जो एक अपना ओरिजिनली बिजनेस कम्युनिटी में होता है कि हम बैंक के लिए बैंक का लोन लेते हैं, तब बैंक को पूरा वो फॉर्म भर के देते हैं, पूरा प्रोजेक्शन देते हैं, तो उसमें जरूर बैंक को भी आजकल बीमारी थी कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में आनी चाहिए, तो सारा हम लोग फॉर्म भी उस हिसाब से भरते हैं। लेकिन जब हमारी सारी मशीनें आई, क्योंकि हमने उस समय विश्व की सबसे अच्छी मशीनें भारत में लेके आए, इतनी क्षमता न होते भी उस समय हमने 27 करोड़ रुपए प्लांट एंड मशीन में लगाए। अब आने के बाद पहले प्लान अलग था। ये देखिए वास्तविकता बताता हूँ मैं। लगाना इसलिए था क्योंकि हमारी ऑफिस में आग लगी थी और वायर के कारण से हमको बहुत नुकसान हुआ था। पूरी ऑफिस जल गई थी हमारी। जो मैंने बताया कि 1991 में 55 लाख रुपए इंटीरियर 55 लाख में जगह ली थी, वो ऑफिस जल गई और वायर के कारण से जली। जगह हम लोग, हमारे पिताजी का नियम है कि जगह हमेशा बड़ी लेनी चाहिए, तो एक जगह ली हुई थी 14 एकड़, तो जगह भी बोल रही थी कुछ करो। जो हमेशा बोलता हूँ ना कि दुकान बड़ी लो, ऑफिस बड़ी बनाओ, घर बड़ा लो या फैक्ट्री के लिए जमीन बड़ी लो, क्योंकि वो धरती जो होती है या जो जो ऑफिस होती है हमारी या जो घर बड़ा होता है, वो बोलता है कुछ करो कुछ करो कुछ करो, मुझे पालने का खर्चा तुम्हारे पर है। तो जमीन थी, अब ली फैक्ट्री मशीन आ गई, तो काफी प्रोफेशनल हमने बाहर से भी लिए थे, क्योंकि ये हमारे लिए भी बड़ा एक एक्सपेंशन था। सबके विचार अलग अलग थे, जॉइंट फैमिली भी हमारी। क्योंकि मैं खुद तो पढ़ाई नहीं कर पाया था फाइनेंशियल कारण से, तो मैट्रिक पास हूँ, लेकिन सब मेरे दोस्त सारे पढ़े लिखे, अच्छी अच्छी कंपनी में प्रोफेशनल। ये जरूरी नहीं है कि हम व्यापारी है तो हमारे सब दोस्त व्यापारी होने चाहिए। मैं हमेशा एक आप लोगों को कहूंगा कि हमारी दोस्ती और हमारा संपर्क हमारे से होशियार और हमारे से अच्छे लोगों से होना चाहिए, ना कि हमसे धनवान लोगों के साथ होना चाहिए। अधिकतर ज्ञान ये मिलता है कि पैसे वाले के साथ दोस्ती करो। दोस्तों, ज्ञान पैसे वालों से नहीं मिलता है, ज्ञान मिलता है बुद्धिमान लोगों से मिलता है। तो अरे 1983 में भी जब मैं माहेश्वरी प्रगति मंडल बम्बई का अध्यक्ष था, युवा का फाउंडर प्रेसिडेंट, तो हमारा पहला सम्मेलन हुआ था और वो जीवन में मेरे को पहली बार ही बोलने का मौका मिला और मुझे नहीं आता था बोलना। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मेरे को बुखार आ गई थी। तो मेरे पिताजी जिनको रमेश जी मर्दा को फोन किया, जिनको मैं आज भी गुरु मानता हूँ, सभी रमेश जी मर्दा को जानते हैं, तो उनको फोन करके बोला कि इनकी इसकी तबीयत खराब हो गई, लगता है बहुत टेंशन में है,
तो आप ही संभाल लेना पूरा। तो बोला कोई बात नहीं। तो लेकिन जब प्रभु की असीम कृपा होती है और आदमी के खुद के विचार एकदम क्लियर होते हैं तो कोई प्रकार की तकलीफ नहीं आती। तो उस समय 1983 में एक बात मेरे मुख से निकली, कहाँ से निकली, क्यों निकली, ये शायद आइडिया नहीं, मुझे आज भी नहीं आता है। लेकिन उस समय भी कहा था कि आजकल भगवान बदल गए। तो लोग बड़े आश्चर्य हो गए, ये क्या बात कर रहे लोग, भगवान बदल गए। इंसान को तो बदलते हुए देखा, लेकिन भगवान को बदलते किसने देखा। तो बात ये कही थी मैंने कि उस टाइम कि पहले लक्ष्मी जी का जमाना था, लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। आज जो समय है लोग बुद्धि से पैसा कमाएंगे। तो इसलिए बुद्धिमान लोगों से अगर आप अपने संबंध रखेंगे तो आप सीखेंगे। तो वापस मैं अपनी बात पे आ रहा, कबल बात पे आता हूँ। तो हमने ये सोचा कि बाद में किया इसको हम मार्केटिंग करके अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। अगर मार्केटिंग करके हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो पूरा जब हिसाब किया, हमको 7 दिन का मैराथन चला, 5 दिन चला एकदम बिल्कुल, सब कोई मानने को, सब एक मत पे होने को तैयार नहीं। हमारे ग्रुप में हमारे डेमोक्रेसी काफी है, चाहे हम लोग भाई लोग हो या मेरा भतीजा भी उस टाइम था, मेरी पत्नी भी नई नई बिजनेस में आई थी। तो सबके विचार एकदम अलग अलग चल रहे थे। तो फिर छठे दिन हमने तय किया कि यार एक काम करो, सब लोग 5 साल का 10 साल का प्रोजेक्शन बनाते हैं और 10 साल के प्रोजेक्शन में जिसका हाईएस्ट होगा टर्नओवर और प्रॉफिट, उसकी पॉलिसी हम तय करेंगे और बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। तो हुआ सर। तो सबने अपना अपना बनाया। सिलवास में जाके रह रहे थे न, तब वहाँ पे कुछ ज्यादा व्यवस्था थी। और ये बनाया कि, तो मैंने एक बनाया था कि ये हम 5वें साल प्रॉफिट करेंगे। पहले साल 2.5 करोड़ का लॉस, फिर इतना लॉस, फिर इतना लॉस, और 5वें साल हम कमाएंगे और 10वें साल तक हमारी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। ईश्वर की कृपा रही, सबने इसको स्वीकार किया। और हमने ब्रांड भी जो है आरआर केबल नहीं रखा। लोग बड़े हैरान हुए, समझते हैं, और आज भी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। आधे समझते हैं कि काबरा है तो आगे का के भी किया और इलेक्ट्रिकल बिजनेस में इसलिए ईएल कर दिया, तो कोई काबिल उसलिए समझते हैं। जो मेरे मुसलमान दोस्त लोग बोलते हैं आप काबिल हो इसलिए काबिल का काबिल कर दिया। तो ये केबल के बदले काबिल, ये देखिए एक सोच। क्योंकि हमको इसको, एक तो पहली बात हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी फॉरेन की थी, हमको एक्सपोर्ट में जाना था। तो जर्मनी में केबल को काबिल कहते हैं और सारी टेक्नोलॉजी हम जर्मनी से लाए थे, तो इसलिए हमने इसको काबिल रखा। इसके पीछे की भावना और थी ये कि जब मैं इंडिया में किसके पास जाऊंगा, तो जब मैं मेरा कार्ड देता हूँ, ये हमारे आदमी जाएंगे कार्ड देंगे उसको कि ये आरआर काबिल का कार्ड, इसलिए मैं आरआर काबिल से आया हूँ। तो उसमें वो पहले पूछेगा काबिल क्या है, क्योंकि किसी ने सुना ही नहीं, सब आज भी लोगों ने सुना नहीं। तो मेरे को एक मौका मिल गया मेरी बात करने का। जीवन में आपकी सफलता तब होती है जब सामने वाला अगर आपको एक सवाल करता है, इसका मतलब आपको आपकी बात रखने का मौका मिल गया। तो दोस्तों, हमको हमारी बातचीत का तरीका या काम का तरीका ऐसा करना चाहिए कि सामने वाला एक हमको सवाल करे और हम उसको जवाब दे पाए। ये आपके जीवन का, अगर आपकी मीटिंग में अगर पहले 3 मिनट की मीटिंग अगर आपकी अच्छी होती है तो आप ये समझिए कि आपका 80% सफल होना निश्चित है। लेकिन अगर आपके पहले 3 मिनट में अगर आपके विचार उसको सामने वाले को प्रभावित नहीं करता है, वो हा हा नॉर्थ स्टाइल से नहीं होना चाहिए, बहुत हावी रहने वाला बात, लेकिन आप उससे अगर प्रभावित नहीं कर पाते हैं तो समझिए कि आपकी मीटिंग की सफलता के चांस बहुत कम है। सफलता का ये आप लोग कभी नहीं समझिए, सफलता को परिणाम से कभी मत जोड़िए। लोग समझते हैं कि सफलता है ना, मेरे को ऑर्डर मिल गया सफलता है। सफलता सिर्फ वही है कि हम रिश्ते जोड़ पाते हैं, सफलता परिणाम से नहीं है। मेहरबानी करके रिश्ते को अधिक महत्व दो, परिणाम को कम महत्व दो। जब मैं लास्ट में अपना समापन करूंगा तब रिश्ते का क्या महत्व और कर्म का क्या मतलब मैं लूंगा आपका सब्जेक्ट, लेकिन आप उसको रिश्ते का अधिक महत्व दो, परिणाम को महत्व कम दो। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमको परिणाम चाहिए 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 और इतना ज्यादा परिणाम के पीछे लगे रहते हैं कि आप सोचिए मत। अब जो मेन आप व्यापार करते हैं उसमें, चाहे हम छोटे दुकानदार है, बड़े दुकानदार है, सप्लायर है, मल्टी चेन स्टोर्स है,
बहुत सारे अलग अलग तरह के इसमें ग्रुप में लोग हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो कॉलेज में भी सिखाया जाता है, लेकिन कॉलेज का जो ज्ञान होता है उसमें प्रैक्टिकल कम और थ्योरेटिकल ज्यादा होता है। तो हम कितना समय हमारे मार्केट इंटेलिजेंस में लगाते हैं। आज भी हमारे कई भाई लोग ऐसे हैं जो जाके अपनी दुकान खोलते हैं, दिन भर गले से फुर्सत नहीं मिलती है, दोपहर को बड़ी मुश्किल से खाना खाते हैं, रात को दुकान बंद करते हैं, थके मारे आते हैं और अपना आके सो जाते हैं। इस प्रकार के जीवन से आप कब तक जिएंगे? क्योंकि आपको तो सोचने का समय ही नहीं मिला, आप तो हमेशा बिजी रहे अपने काम में। तो दोस्तों, अगर हम सोचेंगे नहीं तो बनेंगे कब? हम सोचेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? इसलिए जीवन का एक मापदंड होना चाहिए एक लेवल पे पहुंचने के बाद, या सबसे पहले जो शुरुआत भी अगर आप करते हैं, चाहे मैं बोलता हूँ छोटे से दुकान शुरू की आपने, आपका 80% समय, ये 80-20 एक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस फार्मूला है। ये इटली के एक लेखक ने किताब लिखी थी, उसके बाद 80-20 के ऊपर कम से कम 150-200 अलग अलग लेखकों ने एक किताब लिखी है। तो कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो उसका आपका फोकस 80% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20% आप जो काम करते हैं उसके अलावा उस पर फोकस होना चाहिए। ये तो मिनिमम लेवल है, ये आपके पहले दिन शुरू होती है। तो ये जो नए शुरू कर रहे हैं से लेके जो स्टेब्लिश है, उनके लिए सबसे पहला ये आवश्यक कि आप जो काम देखते हैं या जो काम करते हैं, आपके जो वर्किंग आवर्स है, किसी के 8 घंटा है, किसी के 10 घंटा है, किसी के 12 घंटा है, किसी की 6 घंटा है, उसमें से 20% समय तो आप जो देखते हैं उसके लिए अलग काम में जाना चाहिए। जैसे ही आप थोड़े स्टेब्लिश हो जाते हैं तो आपका रोल क्या होता है? आपका रोल होना चाहिए, क्योंकि एक बता दूं मैं आपको, शुरू में हम कंपनी चलाएं, शुरू में हम अपनी दुकान चलाएं, शुरू में हमारा बिजनेस चलाएं, लेकिन एक लेवल तक पहुंचने के चलने के बाद उसको हमको मैनेज करने के लिए पहुंचना चाहिए। तो एक इंग्लिश में कहावत है कि यू शुड नॉट रन योर बिजनेस, यू शुड मैनेज योर बिजनेस। लेकिन क्या होता है कि हम शुरुआत के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इतनी कड़क मेहनत करते हैं, इतनी कड़क मेहनत करते हैं कि हमारी वो आदत जाती नहीं है। हम उसको रन करने में लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। लेकिन एक लेवल पे आने के बाद आपको आपकी कंपनी, आपका व्यापार, उसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अगर आप मैनेज करना नहीं सीखेंगे तो दोस्तों, ये बात आप समझ लिए कि आप जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे, और जो लोग मैनेज करते हैं वो दुनिया में कहीं से आगे चले जाएंगे। तो ये 1/3 1/3 1/3 का एक फार्मूला जो है कि 1/3 समय आप दीजिए डे टू डे काम के लिए। उसका भी आप समय निश्चित करिए कि भाई सुबह के 2 घंटे जो है मैं अपना रोज के काम देखूंगा, उसके बाद दिन भर काम देखूंगा, या दोपहर का बीच का एक समय है मैं उसमें रोज के काम देखूंगा, उसके बाद देखूंगा। 1/3 समय आपका होना चाहिए कि मेरे को ये साल क्या करना है। 1/3 समय ये करना चाहिए कि मैं 5 साल के अंदर मेरे को कहाँ पहुंचना है। वो जो 5 साल में कहाँ पहुंचना है उसके अंदर मेरा सस्टेनेबिलिटी मॉडल क्या होगा, ये मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बिजनेस को मेरे को वेल एस्टेब्लिश कैसे करना है, ये मैं मेरे आदमियों के भरोसे कैसे काम चलाऊंगा, मेरा रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे सेट करूंगा। सारे काम मेरे आदमी देखेंगे, उसके बावजूद भी जो की लोग हैं उनसे मैं रिलेशन कैसे रखूंगा। तो ये सब जो सारी बात है, इन सब चीज का बहुत एक ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी एक बात जो है कि जो आपके एम्प्लॉय है, जो काम करते हैं, या जो आपके सप्लायर है, और जो आपके ग्राहक है, ये जो तीनों है, इस पे तीनों के अंदर आपको एक विश्वास जगाना पड़ेगा। खास करके ये जो परिस्थिति अभी आई है, कोविड-19 कोरोना, ये हमेशा के लिए लागू होता है, लेकिन ये अब विशेष करके लागू होता है। आज सबसे ज्यादा जरूरत इमोशन की है, और इन तीनों के साथ करना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू हैव टू हैव वेरी इमोशनल रिलेशन विद ऑल योर स्टेक होल्डर्स। तो इन तीनों के साथ जो है आपके, ये आपके फॉलोअर नहीं, ये आपके बिलीवर होने चाहिए। देखिए बहुत डिफरेंस है, जैसे सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस है, वैसे ही फॉलोअर और बिलीवर के बीच में फर्क है।
फॉलोअर होते हैं, जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे फिर बोल रहा है, आधे चमचे हो गए और आधे वैसे लोग हो गए, बाकी लोग फॉलोअर हो जाते हैं आपके, या लोगों को पसंद है वो फॉलो करते हैं आपको। लेकिन बिलीवर वो होते हैं जो आपके अंदर विश्वास करते हैं। तो आपको आपके सप्लायर पर, आपके ग्राहक के अंदर, आपके जो लोग काम करते हैं उसके अंदर आपको एक विश्वास जो है वो जगाना पड़ेगा। और वो विश्वास कब जगेगा? जैसा आप करते हैं उसके आधार पर विश्वास जमेगा। जो आप बोलते हैं उसमें नहीं, लेकिन जो आपको करते हुए देखेगा उसके ऊपर आपको विश्वास होगा। इसलिए आपको वही बोलना है जो आप करेंगे। व्यापार करने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि और विवेक की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये घबराइए मत कि मैं अकेला हूँ। बहुत लोग बोलते हैं जी काई करा सा, घर में तो एक ही लड़को है, क्या काम बड़ा समझ में को नहीं आवा है। अरे एक ही लड़का है तो पहली बात तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम कंपनी खाली बच्चों के लिए बनाते क्या? वो भी खाली लड़कों के लिए बनाते, लड़कियों का तो नाम ही नहीं आएगा। अब हमारे समाज में कभी भी किससे बात कर लो, लड़कों की बात होती है। भले आज मातृ दिवस है, बातें मातृ को प्रणाम करेंगे, माता दिवस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जब सक्सेशन की बात आएगी तो लड़के से बाहर ही निकलते। ये बरसों पुरानी रीत चल रही है। एक तो उससे ब्रेक निकलना है। कंपनी, आप ये समझिए कि आपने आपका प्रतिष्ठान सिर्फ आपके लड़कों के लिए बनाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी गलती है। कंपनी आप बनाइए कंपनी के लिए। ये एक सोच में जिस दिन आप सोच लेंगे कि ये कंपनी को कंपनी के लिए बनाना है, आप देखेंगे कि आपके व्यापार का तरीका एकदम बदल जाएगा। आज अगर हम ये आर काबिल का इतना बड़ा ब्रांड क्रिएशन किया, उसकी स्टोरी आ जाएगी, तो हमने वाकई में 5वें साल में हमने प्रॉफिट किया। आज हम वर्ल्ड इंडिया के सबसे लार्जेस्ट केबल एक्सपोर्टर है। आज 85 देशों में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को लेके जाना और हम हमारे ब्रांड में बेचते हैं, तो ये सफलता हुई, ये परिणाम नहीं है। जिस दिन मैं इसको परिणाम समझ लूंगा या हम लोग उसको दिन परिणाम समझ लेंगे, तो आप समझ लेना कि हमारा ये गिरना शुरू हो जाएगा। तो सफलता को आप चलिए और आगे बढ़ते जाइए। सफलता आपके सिर पे नहीं है, दिमाग पे नहीं आनी चाहिए। जिस दिन सफलता दिमाग पे आ गई, उस दिन भी एक बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो अपना, क्योंकि समय सीमा को मर्यादा में रखना चाहिए, काफी वैसे भी लेट हो गया है। तो लेकिन लास्ट में 2-4 बातें जो महत्व कहूंगा कि हमारे अंदर कुछ सीखने की और करने की भूख होनी चाहिए। वापस कहूंगा, आपके अंदर जो पैसे कमाने की भूख है ना, उसको निकाल दो एक बार। एक बार नहीं, मैं बोलता हूं हमेशा की निकाल दो। अगर आपको स्थायी पैसा चाहिए, स्थायी सम्मान चाहिए, तो ये पैसे कमाने की भूख से आप बाहर निकलो। हमारे अंदर कुछ सीखने और करने की भूख होनी चाहिए। और एक बात, 2 बातें और कहूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम लूंगा कि जिस दिन आपके अंदर दिल, दिमाग और वाणी एक हो गई, उस दिन संसार में कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, कोई भी पनौती आपको पीछे ले जा नहीं सकती, कोई भी ईश्वरीय शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। क्योंकि कथनी, करनी और वाणी, ये तीनों में जब एक हो जाता है, तब आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ता है। दोस्तों, याद उसको रखना पड़ता है जो झूठ बोलता है। क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको याद रखना पड़ता है कि मैंने लास्ट टाइम गिरिराज जी को क्या बोला था यार, मेरा फिगर क्या बोला था, ये था ये था। तो उसमें क्या होता है, देखिए माइंड एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप कितना बिजी रखोगे। अगर आप सच बोलते हो, हमेशा सच बोलोगे, तो आपको कोई प्रकार की कोई चीज को याद नहीं रखना पड़ता। आपके दिमाग खाली रहेगा, आपके दिमाग में नई नई चीजें आएगी। लास्ट में अपनी वाणी को एक बात बोलते हुए कि व्यापार एक कर्म है और रिश्ता एक धर्म है। तो दोस्तों, कर्म और धर्म, ये दोनों को हम अच्छे से निभाएं, यही मेरी शुभकामना है। 2020 का ये लॉकडाउन, लॉक ओपनिंग है। इस समय में हमने जितना कमाया है धन को छोड़ के, जितना जो ज्ञान कमाया है, जितना जो प्यार कमाया है, जितनी शक्ति कमाई है, आज मातृ दिवस के दिन माता को प्रणाम करके उनको आभार प्रकट करिए कि ये जो आपने हमको मौका दिया है कुछ सोचने का, स्वस्थ बनने का, सुंदर बनने का और शक्तिमान बनने का।
ऐसा मौका समय समय पे हे माँ मेरे को देते रहना, ताकि मैं फिर वापस एक शक्ति के साथ उभरूं। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। व्यापार एक धर्म है और रिश्ता नहीं, व्यापार एक कर्म है, रिश्ता एक धर्म है। इसी कथा वचन के साथ आपके चरणों में मेरा प्रणाम, सभी की ओर से मेरा आपको प्रणाम। अब जिसको भी मतलब कुछ भी अगर क्वेश्चन करना है तो आप अपने जूम चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकें, ताकि वो क्वेश्चंस ऑलरेडी क्वेश्चंस आ गए। हाँ, क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आप उनको प्लीज गोपाल अंकल तक पहुंचाइए ताकि वो उसको आंसर करें। अनम्यूट करें। वही तो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। Nupur will be asking the question. I have unmuted her. Yeah, Nupur Didi, you can. जय श्री कृष्णा। मैं हूँ सीए नुपुर साडा। तो ये सेशन के द्वारा काफी सारे लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, तो अंकल जी मैं आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत करती हूँ। पहला क्वेश्चन, इस कोरोना महामारी के चलते बहुत से लोगों के मन में भय आ गया है, तो ऐसे विकट समय में बिजनेस कैसे किया जाए, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, एंड व्हाट आर द चेंजेस वी नीड टू अडॉप्ट इन द न्यू वर्ल्ड पोस्ट लॉकडाउन। देखिए, ऐसा है कि ये यानी हर बिजनेस के लिए अलग अलग लागू होता है। तो या तो किसी को ऐसे अपने खुद के बिजनेस के बारे में पूछना तो अलग से अपना महासभा में किसी को दे दे क्वेश्चन, मैं उनका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि यानी एक ही आंसर इसमें सबके लिए लागू नहीं होगा। इंडस्ट्रीज के लिए अलग होगा, दुकानों के लिए अलग होगा, सर्विस सेक्टर के लिए अलग होगा। तो इसमें लेकिन एक ही है कि इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप लगभग समझिए कि सितंबर तक काफी कुछ माहौल ठीक हो जाएगा। आप लोग तब तक 2021 में क्या करना है उसके बारे में सोचिए। 2020 की बैलेंस शीट पे ज्यादा स्ट्रेस न लें। 2021 में सब कुछ ठीक होगा। अभी का जो समय हर सेक्टर के लिए अलग है, रियल एस्टेट के लिए अलग होगा, हमारे जैसे इंडस्ट्री उसके लिए होगा, दुकानों के लिए अलग होगा, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन रोज रोज चेंज हो रही है। आज जैसे कल मेरी बेटी को चश्मा, उसके तकलीफ हो गई तो मेरे को दुकान खुलवा के मेरे दोस्त की करवाई थी। अब वो चश्मे की दुकान पे भी उनको इतनी गाइडलाइन आ गई है क्या पूछो मत। तो ये गाइडलाइन सबके लिए अलग अलग आई है। जैसे से ये आपका वापस जो ऑरेंज जोन जाएगा, रेड जोन है, ग्रीन है, सबके लिए अलग अलग होगा। तो इसके लिए कोई एक सिंगल आंसर नहीं हो सकता है। आजकल एक और कंपटीशन आ गया है जिससे छोटे बड़े सभी व्यापारियों के लिए जिसको इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि ऑनलाइन मार्केट। तो उसका काफी परिणाम है व्यापारियों पे, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऑनलाइन एक बहुत ही चैलेंजिंग है। ऑनलाइन के लिए समाज में एक जागरूकता लानी बहुत जरूरी है, जो मैंने कई प्लेटफॉर्म से किया है। कि खास करके हमने कोरोना के समय देखा है कि हमको इस तकलीफ के समय में किसने मदद की है। आज के इस तकलीफ में हमको आजू बाजू के किराना लोगों ने हमको मदद की है, तो हम सब उनके साथ में रहना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन इज चैलेंज, इज गोइंग टू बी चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए है, और देश के सामने एक अपना अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये हर पर्टिकुलर बिजनेस के हिसाब से ऑनलाइन में अलग फर्क है। जैसे आज हमारा बिजनेस है, वो जो पर्टिकुलर हम जिस बिजनेस में, इसमें हमको ऑनलाइन का आज इतना फर्क नहीं लगता और आगे चल के भी इतना नहीं नजर आता है। तो ये जो कंज्यूमर गुड्स में है खास करके, उसमें ऑनलाइन में काफी फर्क पड़ता है। और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से शायद टेम्पोररी ऑनलाइन को काफी इफेक्ट आएगा। इट्स अ बिग चैलेंजिंग सब्जेक्ट, लेकिन आप कौन से बिजनेस में इस पे वापस डिपेंड करेगा। लेकिन ऑनलाइन के सामने हमें कैसे लड़ना है या हमें कैसे करना है, उसके बारे में स्ट्रेटेजी जो है
वो अलग से बनानी पड़ेगी। Please share your views on difference between comparison versus competition, and is it good for business or life? सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी समस्या कंपैरिजन की है। कंपैरिजन की समस्या बिजनेस में नहीं, सबसे पहले कंपैरिजन की शुरुआत होती है घर में। जो हम दो बच्चों के बीच में या हमारे समझो पिताजी 3 बच्चों के बीच में, ये आज घरों में समस्या क्यों है? चाहे पति पत्नी के बीच में समस्या क्यों है? व्यापार में जो हमारे लोग काम करते हैं उसमें समस्या क्या है? तो कंपैरिजन से तो हमेशा ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी का भी कंपैरिजन करके किसी प्रकार का फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। अगर कंपैरिजन में किसी एक का अच्छा करता हूँ, एक का खराब करता हूँ तो तकलीफ है। कंपटीशन को वी शुड ट्रीट एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर व्यापार में अगर कंपटीशन नहीं है तो आप ये समझिए कि आपका जीवन का आनंद भी नहीं है। तो आप बीत किसको कर रहे हो? लेकिन कंपैरिजन का एक स्वभाव ही अपने आप में एक गलत है और एक विचार गलत है। क्योंकि इसी आज मैं अगर करूं कि चलो मैं रिलायंस बन सकता हूं क्या, फॉर एग्जांपल, तो मैं रिलायंस नहीं बन सकता। धीरू भाई अंबानी एक ही धीरू भाई अंबानी था, या मुकेश अंबानी एक ही मुकेश अंबानी बने, दूसरा मुकेश अंबानी नहीं बन सकता। तो ये कंपैरिजन हो गया है कहीं भी। या समझो आप नुपुर जी, आप सीए हैं, बराबर है, आपके सामने कोई बड़े सीए बहुत फर्म पावरफुल होगी, या आपसे कोई छोटी भी सीए फर्म होगी। जैसे ये कंपैरिजन एक अपने आप में मेरे को लगता है कि कोरोना से बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो कंपैरिजन को तो एकदम दूर रहना चाहिए। जहां तक कंपटीशन का है, तो मेरे सब्जेक्ट में भी रह गया था कि कंपटीशन को एक मार्केट इंटेलिजेंस आपका होना जरूरी है। कुछ एक क्योंकि समय सीमित था, तो कंपटीशन का एक मार्केट इंटेलिजेंस लेवल आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए। आपका मार्केट शेयर क्या है, कि आपकी मार्केट पोजिशनिंग क्या है, वो कंपटीशन पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। लेकिन कंपैरिजन वापस मैं कहूंगा, ये कोरोना से खतरनाक बीमारी है, कैंसर से खतरनाक बीमारी है। तो कंपैरिजन की दुनिया से बाहर निकलिए प्लीज। एक सामाजिक संदेश भी है और व्यापारिक संदेश भी है। How do we tackle situation of investing in people in this lockdown period or after that, where we see a little slowdown in the market? देखिए, ऐसी वी लाइक से एज आवर कंपनी, आई गिव एग्जांपल कि हमने सबसे पहले क्या किया। जैसे लॉकडाउन हुआ, अपना 24 तारीख से लॉकडाउन हुआ, 22 तारीख को पहले जनता कर्फ्यू हुआ, 23 तारीख को सोमवार था। हमने अपना हमारा कंपनी में हमारे लोगों की ट्रेनिंग हमने 24 तारीख से शुरू कर दी। ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। और क्या किया हमने, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग की। क्योंकि क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग जरूरी होती है कि एक लेवल पे आप काम बढ़ाते बढ़ाते आप देखेंगे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी में एक लेवल तक ही होते हैं, उसके नीचे का आपका नहीं होता है। और जब आप बहुत फास्ट ग्रो करते हैं तो एक समझिए कि आपका नीचे का धरातल बहुत कमजोर हो जाता है। ये सच्चाई है जो हमने खुद ने हमारे लोग ओपनिंग में देखा, लॉकडाउन में नहीं, लोग ओपनिंग में देखा तो पता चला। ये तो लोगों को इंटरपर्सनल ट्रेनिंग, अभी ये तरीका ये आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी ट्रेनिंग होती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ट्रेनिंग देती है, वो ट्रेनिंग अभी आज की तारीख में फ्री भी दे रही है, बहुत कम कॉस्ट में हो रही है। बहुत सारे वेबिनार ऑनलाइन अवेलेबल है, उसका पूरा फायदा लीजिए, या बहुत सारे कम कॉस्ट में अवेलेबल है। और हमारे आसपास में जो इर्द गिर्द लोग हैं, आप उनका लाभ लीजिए ना। कोई जरूरी नहीं, मैं बोलता हूँ आज के टाइम में सब फ्री है, यानी लोग फ्री है मीन्स कॉस्ट वाइज नहीं, बट आज की तारीख में एवरीथिंग इज अवेलेबल। ये चीजें आपको जिस दिन ये पूरी इकोनॉमी खुल जाएगी अक्टूबर के बाद, उसके बाद किसके पास समय नहीं रहेगा। तो आज उसका पूरा उपयोग लीजिए। आपके पास जो पहले है, क्योंकि आपने एक लेवल पे पहुंचे आप, तो आपके पास जो ज्ञान है, आपका ज्ञान आपके लोगों में आप बांट दीजिए, आप घबराइए मत। क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपके क्लोन तैयार करने पड़ेंगे। श्री गोपाल काबरा जब तक 10 श्री गोपाल काबरा तैयार नहीं होता है, करता है अपनी कंपनी में, तब तक मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये हम क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं? आपके पास जो ज्ञान है आपके लोगों को ट्रेनिंग दीजिए ना, लेकिन उसमें बार बार पे मी मत करिए। मी के बदले वी करेंगे तो सामने वाला समझेगा, मी करोगे तो वो नहीं समझेगा। ये आप समझ लीजिए, एक थोड़ा फर्क है कि आपको खुद ट्रेनिंग का मौका बहुत मिल रहा है, बहुत सारे आर्टिकल मिल रहे हैं, ऑनलाइन चीजें अवेलेबल है, वेबिनार अवेलेबल है, सारे कंसल्टेंट अवेलेबल है। इसके पहले आपके पास कुछ कंसल्टेंट आएंगे, उनसे बात करिए। हमारे समाज में लोग अवेलेबल है। समझो अगर आप सीए लोग है, समझो फिर ग्रुप है, तो आप जो सीनियर सीए अपने समाज को, उनसे बात करिए ना, आज वो देंगे। या कोई बिजनेसमैन आप उसको बुलाइए, अगर सर्विस सेक्टर में तो सर्विस सेक्टर एक्सपर्ट है उनको बुलाइए, शेयर बाजार का समझना है तो शेयर बाजार के एक्सपर्ट हमारे समाज में उनको बुलाइए। हमारे समाज में ही हर तरह के लोग एक्सपर्ट है। तो आप अलग अलग वेबिनार के माध्यम से, या आपकी
जो इंडिविजुअल कंपनी में करना आप करिए ना सर, आज की तारीख में सब कुछ अवेलेबल है, उसका फायदा लीजिए। परिवार के बिजनेस होने के बावजूद आजकल काफी सारे लोगों को जॉब करना पसंद करते हैं। All the educated boys and girls wish to go to job instead of doing business or becoming an industrialist. What is your message for them? पहली बात, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, उसमें सोचना पड़ेगा। वो इसलिए कर रहे हैं कि उसको लगता है कि मेरे को सर्विस करके शायद जो मेरे पिताजी की इनकम है उससे अधिक मैं कमा लूंगा। एक कारण नंबर 1 होता है। दूसरा कारण ये होता है कि उसको लगता है कि मेरे को जो वहां फ्रीडम मिलेगा, मेरे घर में मेरे को फ्रीडम नहीं मिलेगा, क्योंकि पिताजी बात बात पे माई टाइम करेंगे, मेरे समय ऐसा होता था, मेरे समय होता था। वो सीख के अलग आया। हमने हमारे बच्चों को होशियार किया, हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल अच्छी कॉलेज में हमने पढ़ाया। और दूसरा ये भी दूसरा उनको लिमिटेड टाइम काम करना है। लेकिन आजकल के युवा ये नहीं समझते हैं, जहाँ पगार ज्यादा है, खास करके मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट इक्विटी कंपनी में, कंसल्टेंसी फर्म में, जहाँ वाकई में बहुत ज्यादा पगार है, वहाँ पे लोगों की पर्सनल लाइफ नहीं होती। ये कंपनियां बातें बड़ी बड़ी करती है। मेरे सब दोस्तों के बच्चे अपना बिग 4 कंसल्टेंसी फर्म में है, वो सुबह 8 बजे निकलते हैं घर से, रात को 2 बजे घर पे आते हैं, 1 बजे घर पे आते हैं, और सैटरडे संडे दिन में सोए रहते हैं। लेकिन ये हमको हमारे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। जिस दिन हमारे बच्चों को हम अच्छी पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उस दिन माँ बाप का कर्तव्य होता है कि उनके लिए एक वो प्लेटफॉर्म तैयार रखे कि जिस दिन मेरा बेटा आएगा पढ़ लिख के, उसके लिए मैं एक नया व्यापार या नया अपॉर्चुनिटी करने को दूंगा। पहला कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे खुद के बिजनेस में आए। नंबर 1, कोई कारण से नहीं आते, आप संकोच मत करिए। उसके लिए उसको नया बिजनेस क्या करना है, उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए। उसको अगर नौकरी करनी, एक्सपीरियंस करना है, तो उसको आप रिक्वेस्ट करिए, तेरी इच्छा तो पूरी कर। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि तू 3 साल 5 साल काम करके सीख के आ, मेरा व्यापार मत कर, तू चाहिए तो मैं मेरा व्यापार बंद कर देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। इतनी हमको तैयारी करनी होगी, या मेरा व्यापार मैं संभालूंगा, तेरे लिए इतने रुपए देता हूँ, तू तेरा काम कर। तो ये फ्रीडम जो है, ये आज बहुत जरूरी है। एक जमाना था तब हम लोग, क्योंकि उस टाइम अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। इसका मतलब ये नहीं कि पहले के बच्चे माँ बाप की बहुत सुनते थे, आजकल के बच्चे माँ बाप की बहुत नहीं सुनते। आजकल के बच्चे माँ पिताजी की बहुत सुनते हैं। आप मानिए मेरी बात, ये गलत फहमी है कि नहीं सुनते, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते, ये हमारी गलती होती है। धन्यवाद अंकल जी। अगला प्रश्न, आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, व्हाट वुड बी योर परसेप्शन फॉर प्रोफेशन आफ्टर दिस लॉकडाउन? In this profession, how you proved and what you learned from lockdown, ये 2 चीज पे आपका डिपेंड रहेगा कि यानी आपने कंपनी के लिए क्या किया। हम देख रहे हैं हमारे प्रोफेशनल, हमारी कंपनी में काफी है, सो दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। सो वी अंडरस्टैंड कि उसने तो लॉकडाउन में ज्यादा काम किया है, और उसने लॉकडाउन को कैसे अच्छे से समझा है, उस हिसाब से उसने कितना सीखा है। क्योंकि ये लॉकडाउन का लर्निंग एक अलग ही लर्निंग है, जो किसी कॉलेज या स्कूल में सिखाया नहीं गया था। तो वो लर्निंग के आधार पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या क्या सीखा है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, बड़ा है आपका, और आपने किस तरह से आपकी टीम को साथ में लिया है, आपके सीनियर के साथ में आपकी कोऑर्डिनेशन कैसा रखा है, क्या आपने सैटरडे संडे, पहले तो छुट्टी मिलती थी, आज तो ये तकलीफ ऐसी है कि जितने भी प्रोफेशनल है, हम लोग खुद बिजनेस में है, तो ये ध्यान में नहीं आता कि संडे कब आ गया, क्योंकि रोज ही घर में बैठे काम कर रहे हैं। तो इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट यू डिड इन लॉकडाउन टाइम एंड हाउ मच यू लर्न। But professional, maybe some challenging will be there, those are in multinational company, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां काफी कड़क है, वो सरकार के प्रेशर में इसलिए भी निकाल नहीं रही है। लेकिन आगे चल के जो प्रमोटर ड्रिवन कंपनियां जल्दी लोगों को नहीं निकालेगी, लेकिन प्रोफेशनल कंपनी ज्यादा चले जाएगा, ऐसा लगता है। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, वी आर एक्सपोर्टिंग एल्यूमिनियम कास्टिंग्स टू यूरोप और चाइना। What are your views about future strategy for exports? For export is a wonderful opportunity. पूरी दुनिया जो है चाइना के विरुद्ध में जाएगी, बात पक्की, आप समझिए। खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, मैं जहाँ गोरे लोग रहते हैं, सोट में यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, कोरिया, ये तीनों सब लोग अगेंस्ट चाइना जाएंगे। इसका एडवांटेज देना चाहिए।
चाइना से को छोड़ के काफी कंपनियां इंडिया में आएगी, तो आगे चल के भविष्य में हमारा कंपटीशन भी बढ़ेगा भविष्य में। लेकिन वर्तमान में एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी चैलेंज है कि यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी थोड़ी छोटी हो जाएगी। वो परसेंटेज आज की तारीख में कोई भी नहीं बता सकता कितना होगा। अभी जैसे कल अपना मैकेंजी का अपना रिपोर्ट था कि इंडिया की इकोनॉमी -5% होगी। यार हर लॉकडाउन के बाद हर 15 दिन बाद आपको नया आंकड़े आएंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी काफी है। तो आप अपना उसको मार्केटिंग पे फोकस करिए, रिलेशन बनाने में फोकस करिए, नए प्रोडक्ट में डेवलप करिए, टेक्नोलॉजी बढ़िया करिए, आपकी सप्लाई चेन इंप्रूव करिए। एक्सपोर्ट में काफी एडवांटेज है, लेकिन आप ये भी तय रखिए कि 3 साल बाद आपको कंपटीशन काफी आएगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आएगी जो एक्सपोर्ट करेगी। तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। थैंक यू। अगला प्रश्न है, हाउ डू वी स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड इनकम इन दिस पोस्ट लॉकडाउन सिनेरियो? कैन वी कीप दिस लास्ट क्वेश्चन? क्या कहीं ना कहीं लिमिट बनानी पड़ेगी? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है कि एक्सपेंस को कंट्रोल हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये विषय मैंने लिया भी था मेरे स्पीच में कि एक्सपेंस पे आप 20% समय एक्सपेंस कंट्रोल करने में ध्यान लगाइए। अभी ठीक है, ये थोड़ा तकलीफ वाला पीरियड है, तो आप अपना 40% समय इसमें लगा लिए, लेकिन 60% समय आप इसमें जरूर लगाइए कि आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी। नहीं तो ऐसा नहीं पता चले कि आपको आप पूरा समय जो कॉस्ट कटिंग में चला जा रहा है या कॉस्ट कम करने में जा रहा है और आपका आगे की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, तो ये चैलेंज नहीं हो जाए। नहीं तो क्या है कि भटक जाएंगे, लगता है ऐसा मेरे को बहुत सारी कंपनियों में और बहुत सारे बिजनेस में लोग बहुत ज्यादा उसमें ध्यान दे रहे हैं, तो समय उसमें काफी जा रहा है, लेकिन ग्रोथ का ध्यान नहीं आ रहा है। क्योंकि ये समस्या जो कॉस्ट कम करने की हमेशा होनी चाहिए, अभी पूरा अगर ताकत अगर उसमें लगा देंगे तो आगे बढ़ने में जाएगा। तो 2021 के लिए मेहनत करिए प्लीज। जी, लास्ट क्वेश्चन अंकल जी। अभी काफी युवा लोग ये सेशन देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? युवा लोगों के लिए तो ये कहूंगा यार, बस आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा आपका जो समय आजकल युवा लोगों के लिए, क्योंकि मेरे घर में भी युवा है, देखता हूँ मैं काफी समय इंटरनेट पे बिना काम जाने लगा है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इंटरनेट को यूज करिए, लेकिन वो सीखने के लिए ज्यादा करिए, लेकिन उससे कहीं अधिक ज्यादा आप अच्छे लोगों से मिलने में, अच्छे लोगों को साथ रहने में समय लगाइए। जो भी अच्छे सेमिनार होते हैं उसको अटेंड करिए। जो बहुत अच्छी एग्जीबिशन होती है, बहुत अच्छी एग्जीबिशन, भले आपके काम की नहीं, आज काम की नहीं है, लेकिन कभी कभार उसमें भी जाना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आपको नए नए प्रोडक्ट क्या आने वाले हैं, नए बिजनेस क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखिए आप हर 10 साल में बिजनेस की प्रोडक्ट की भी चेंज होती जा रही है। कई सारे बिजनेस मर रहे हैं, कई सारे नए बिजनेस चालू हो रहे हैं, तो ये इसकी स्पीड और बढ़ेगी। तो युवा लोगों को अच्छे लोगों से आप कैसे दोस्ती रख सकते हैं, कैसे अच्छे प्रोफेशनल लोगों से दोस्ती रखिए। देखिए एक बिजनेसमैन की ताकत अलग है और एक प्रोफेशनल की ताकत अलग है। आपके दोनों मिक्स फ्रेंडशिप होनी चाहिए, क्योंकि खाली अगर बिजनेसमैन से दोस्ती रखोगे तो एक सीमित मात्रा में ज्ञान आएगा, खाली प्रोफेशनल से दोस्ती रखेंगे तो एक सीमित मात्रा में ज्ञान आएगा। कुछ अच्छे सामाजिक लोगों से भी आप दोस्ती रखिए, क्योंकि सामाजिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, पारिवारिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। तो सामाजिक, पारिवारिक, व्यापारिक और प्रोफेशनल, ये चारों ज्ञान को आप इसको बढ़ाते जाइए। पूरी दुनिया आपकी है, अभी आने वाला समय भारत का है, और भारत की जब भी बात करेंगे तो आने वाला समय माहेश्वरी समाज का होगा। इस बात का मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए आप अपना समय उसमें लगाइए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Uncle Ji, for your valuable guide. Any question can be asked me later on also. No problem. I'll reply on message. Thank you, Uncle Ji, for your valuable guidance. And जैसे कि आपने कहा कि ये लॉकडाउन नहीं लॉक ओपनिंग है, तो this is the perfect inspiration for any business or profession. अभी भी और post lockdown also. Thank you. Over to you, Keshav. Over to Bruj uncle. सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय महेश। कावरा जी का सेशन आज हमारे प्रदेश को एक नई ऊर्जा देगा और स्फूर्ति देगा। हम सोच रहे हैं लॉकडाउन में क्या करें, लॉकडाउन में फंस गए,
और आज के बाद हमको सोचने को मजबूर हो गए कि लॉकडाउन ये नहीं है, हमारे लिए डोर ओपनिंग है। तो बहुत ही अच्छा रहा सेशन। जो क्वेश्चन आंसर सभी आए हैं उनसे लगता है कि समय बहुत ही कम पड़ रहा है, पर समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को ओपनिंग डोर के रूप में लेते हुए मैं एक छोटा सा नवल जी से निवेदन करूंगा, जो हमारे बेंगलोर सभा के उपाध्यक्ष हैं, कि एक मंच की मर्यादा को निभाते हुए धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी मेरी जो परिस्थिति है वो वही है जो काबरा अंकल की थी 1990s में, जब वो मुंबई प्रगति मंडल के को पहली बार उद्बोध करने का, वो जब उनका समय आया। टुडे आई एम आल्सो इक्वली नर्वस। एनीवे, जोक्स अपार्ट, कर्नाटका गोवा प्रदेश माहेश्वरी सभा एवं कर्नाटका गोवा प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा आयोजित ये पहला एक्सक्लूसिव वेबिनार, इसके अंदर पधारे काबरा जी, आपका बहुमूल्य समय दिया आपने। समय के साथ में आपकी सारी एक्सपीरियंसेस जो सब समाहित करके हम लोगों के साथ शेयर किया। लगभग 300-400 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। प्रत्यक्ष रूप में तो हम लोग आपका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन सम्मान जारी करेंगे। तो वी एक्सटेंड ए warm thankful to you for sparing your valuable time and along with your experiences. Thank you very much. Thank you all the participants also.